Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो आज हम डिस्कस करेंगे लीगल करंट अफेयर्स अक्टूबर पार्ट 1। ठीक है, इसी मंथ के 2 पार्ट्स आएंगे। पार्ट 1 में अभी कर रही हूँ, पार्ट 2 आ जाएगा, थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, 1 आवर की क्लास होगी, बट मैं साथ साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी कवर करवा दूंगी कि तुम्हें पता रहे कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पॉइंटर जो है वो इंपॉर्टेंट है और तुम उसको याद कर लो। ठीक है, लीगल करंट अफेयर्स, क्योंकि लॉ से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे आप लॉ इंट्रेंस एग्जाम्स दे रहे हो जैसे कि क्लैट एलएलबी, क्लैट एलएलएम, एलेट एलएलबी, एलेट एलएलएम, एनएल सैट का एग्जाम दे रहे हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हो, आप स्लैट का एग्जाम दे रहे हो जो सिम्बाइसिस के लिए होता है, आप एमएचसीटी का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो जो लॉ से रिलेटेड है, जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको बताओ कि लॉ फील्ड में चल क्या रहा है। ठीक है ना, तो ये उसी की कंपाइलेशंस हैं। अगर मैं रीसेंट एग्जाम्स की बात करूं, चाहे क्लाट है चाहे एलेट है, कोई भी एग्जाम था, वहाँ पे लीगल करंट अफेयर्स थे। राइट, तो लीगल करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। जो करंट अफेयर्स हैं वो लॉ बेस्ड होती जा रही हैं आपके लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में। देयरफॉर ये वाली सीरीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसके आपको नोट्स बनाने चाहिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए सबके सब, तो हमारे जैन फेब मार्च अप्रैल का हो गया है खत्म काम। ठीक है, सितंबर का रह गया है, एक पार्ट रह गया है, वो भी मैं डाल दूंगी, अक्टूबर का भी डाल देंगे। अब आप पूछेंगे दीदी क्या करें बाकी, और जैन फेब मार्च अप्रैल मई भी हो गया है। ठीक है, जून जुलाई अगस्त रह गया, वो भी हम पूरा करेंगे। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करें। आई थिंक डिस्काउंट चल रहा है, पहले 1000 रुपीज़ था, अब आप देख सकते हैं कि कितने में मिल रहा है आपको। सारे के सारे पीडीएफ जितने होते रहेंगे उतने मिलते रहेंगे। आई थिंक 1000 से मैंने कम कर दिया कि जितना जितना होता जाएगा ना उतना मैं आपको प्रोवाइड करती रहूंगी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, ये पीडीएफ किसी के साथ शेयर मत करें, बिकॉज इन अ वे यू आर सपोर्टिंग अस, एंड हमें सपोर्ट करना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही फ्री के अंदर आपके लिए कंटेंट क्रिएट करते रहें। राइट, तो लिंक जो है पीडीएफ का वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे के सारे पीडीएफ जो मैंने करवा दिए वो सारे मैं ऐड कर दूंगी। एंड ये भी हो सकता है कि पहले वीडियो, अगर मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता तो मैं साथ साथ पीडीएफ पहले ऐड हो जाए वहाँ पे। तो ज़रूर जाइए एंड ये ऑफर अवेल करिए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। सबसे पहले, द यूनियन गवर्नमेंट फॉर्म्ड 3 member कमीशन फॉर इंक्वायरी हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के जी बालाकृष्णन। ठीक है, अब क्या सिचुएशन है यहाँ पे, पहले सिचुएशन समझते हैं बड़े आराम से। तो क्या है शेड्यूल कास्ट स्टेटस, तो शेड्यूल कास्ट जो स्टेटस है कि किस किस को रिजर्वेशन मिलेगी, किसको बेनिफिट मिलेगा, कुछ तो कास्ट होंगी ना जो ऐड करी जाती है, एक लिस्ट है। ठीक है ना, अब वो लिस्ट के अंदर किन किन लोगों को ऐड करना है, कौन सी कम्युनिटी, कौन सी क्लास है ना, कुछ तो फंडा होगा। तो उस फंडे के अंदर क्या था कि पहले हिंदूज और जो सिख्स हैं उनको कहा गया कि ठीक है, तुम्हें शेड्यूल, तुम अगर कोई हिंदू या सिख है उसको शेड्यूल कास्ट में कहा गया कि तुम हो सकते हो। तो शेड्यूल कास्ट कौन है? शेड्यूल कास्ट वो लोग हैं जिनके साथ इनडिस्क्रिमिनेशन हुई है, जिनके साथ अनटचेबिलिटी या फिर मतलब जिनके साथ ये सब चीजें करी गई हैं। ठीक है, तो उनको कहा गया कि वो दलित्स हैं। ठीक है, और वो कहा गया कि जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम मतलब डिवीजन, कि भाई ये है, ये है, वो कहते हैं सबसे ज्यादा प्रेवलेंट कहाँ, कौन सी कम्युनिटी में है? हिंदुइज्म में। तो हिंदुइज्म, जो लोग हिंदूज हैं वो तो शेड्यूल कास्ट, मतलब उनमें से तो निकलेंगे ही निकलेंगे। अब उनका, अब क्वेश्चन आया थोड़े सालों बाद कि जो कन्वर्ट हो गए, कन्वर्ट का मतलब क्या होता है? जो हिंदू से मुस्लिम बन गए, जो हिंदू से सिख बन गए, जो हिंदू से बुद्धिस्ट बन गए, उनका क्या उनको भी शेड्यूल कास्ट में डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा? तो ये सारी स्टोरी उसी के बारे में है, तो पढ़ लेते हैं। टू एग्जामिन वेदर द शेड्यूल कास्ट स्टेटस कैन बी अकॉर्डेड टू दलित्स हु हैव ओवर द years converted to religions other than Sikhism or Buddhism, petition seeking the inclusion of Dalit Christians and Dalit Muslims and the removal of religion as criteria of inclusion as SC। तो ये केस फाइल करा गया है। तो इसमें हमें एक चीज बहुत आराम से समझनी है कि अभी के टाइम में हिंदूज, बुद्धिस्ट और जो सिख है वो तो शेड्यूल कास्ट में ऐड हो रखे हैं कि वहां से उस रिलीजन में से शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं, बट जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं उनको नहीं ऐड करा गया है। मतलब कहा कि अगर आप मुस्लिम और क्रिश्चियन में कन्वर्ट होते हो तो दलित हो सकते हो या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है, अभी तक उनको नहीं कंसिडर किया जाता है। राइट, currently the constitution schedule caste order 1950 provide for only those belong to Hindu, Sikh or Buddhist communities to be categorized as SC।
ठीक है। अब यहाँ पे हमारा नंबर वन क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा कि भाई जो ये क्वेश्चन है कि क्रिश्चियन या मुस्लिम को अगर कोई कन्वर्ट हो गया है किसी भी रिलीजन से, तो क्या उस कम्युनिटी में शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या उनको डालना चाहिए शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में? ये नंबर वन क्वेश्चन है, और इसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए बिठा दिया है किसने? यूनियन गवर्नमेंट ने। तो हमारा नंबर वन क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि यूनियन गवर्नमेंट ने कमीशन बिठाया है और उनको हेड कौन कर रहे हैं? नंबर वन क्वेश्चन। नंबर टू, ऑलरेडी कौन कौन है लिस्ट में और कौन कौन नहीं है? ठीक है, हिंदूज है, सिख्स है और बुद्धिस्ट है, जिनमें से कह सकते हैं कि हाँ ठीक है इन कम्युनिटीज के मेंबर्स जो है वो शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं। मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस का क्वेश्चन है, ये सेकंड पॉइंट बनेगा। और किसके उसके बाद ये भी कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 के अंदर प्रोवाइड करा हुआ है, ये थर्ड हो सकता है। व्हेन इनैक्टेड द ऑर्डर ओनली अलाउड फॉर हिंदूज। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब आया था तो सिर्फ हिंदूज थे, सिख्स और बुद्धिस्ट बाद में ऐड हुए अमेंडमेंट के थ्रू। क्लियर है इतना? सिख और जो बुद्धिस्ट है 1956 के अंदर सिख ऐड हुए और 1990 के अंदर बुद्धिस्ट कम्युनिटी ऐड हुई। ठीक है, ये हमें याद कर लेना है। द 3-member कमीशन विल ऑल्सो कंप्राइज, अब ये सारे मेंबर्स और हैं, हमें हेड का नाम याद रखना है। द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज सेड द कमीशन इंक्वायरी विल ऑल्सो लुक इनटू चेंजेस इन एससी पर्सन गोज थ्रू आफ्टर कन्वर्टिंग टू अनदर रिलीजन। तो बेसिकली यार यहाँ पे हमें ये समझना पड़ेगा कि रिजर्वेशन दी क्यों गई। रिजर्वेशन इसलिए दी गई, ये रीजन दिया गया कि इन लोगों के साथ बहुत इनडिस्क्रिमिनेशन हुआ है बिकॉज ऑफ कास्ट सिस्टम। ये बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते थे, ठीक है, तो इसलिए अगर इनको सोसाइटी में ऊपर लेकर आना है तो इनको रिजर्वेशन देनी पड़ेगी, इनको बेनिफिट देना पड़ेगा, राइट। आगे चलते हैं, दिल्ली सोशल वेलफेयर मिनिस्टर राजेंद्र पाल। तो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या हुआ, कन्वर्जन हो रही थी, मास कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। ठीक है, अब ये दिल्ली के जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं ये भी इस कन्वर्जन के अंदर बैठे हुए थे। तो लोग जो थे वो हिंदुइज्म से बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहे थे, और ये मास कन्वर्जन जो है ये बहुत सालों से चली आ रही है बिकॉज डॉक्टर BR अम्बेडकर भी कन्वर्ट हुए थे और उन्होंने बुद्धिज्म को क्या नाम दिया था? नियो बुद्धिज्म। किसने डिराइव करी थी ये टर्म? नियो बुद्धिज्म, मतलब न्यू टाइप का बुद्धिज्म। और वो क्यों कन्वर्ट हुए थे? बिकॉज उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम है और बुद्धिज्म में नहीं है, तो इसलिए वो कन्वर्ट हुए थे। अब यहाँ पर 10,000 पीपल वर देयर जिन्होंने करा, और कौन सा ऑर्गेनाइज किसने किया था ये इवेंट? मिशन जय भीम। ठीक है, और जय भीम किसने ढूंढी है? राजेंद्र पाल, जो कि आपके मिनिस्टर हैं दिल्ली सोशल वेलफेयर के, अब इन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो किस दिन होती है ये कन्वर्जन, मास कन्वर्जन? अशोका विजयदशमी। तो यहाँ पे BR अम्बेडकर भी कन्वर्ट हुए थे बुद्धिज्म में, और अशोका जो किंग, बहुत ही जाने माने किंग, वो भी उन्होंने भी बुद्धिज्म अडॉप्ट किया था, तो उसको अशोका विजयदशमी बोलते हैं। Program, which is an annual event, was aimed at commemorating the day that BR Ambedkar made 22 vows, which included denouncing Hinduism and its deities and entered the fold of Buddhism along with lakhs of Dalits in Maharashtra, Nagpur. तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 1956 में ऐसा ही कुछ BR अम्बेडकर ने नागपुर में किया था। तो हमें क्या याद रखना है? 1956 नागपुर, BR अम्बेडकर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या चीजें याद रखती है? राजेंद्र पाल, कन्वर्जन हो रही थी, बुद्धिज्म को कन्वर्ट हो रहे थे लोग, और ये कंट्रोवर्शियल हो गया कि कन्वर्ट हो रहे हैं, डाइटीज को गिव अप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दो लोग जो इंपॉर्टेंट है, एक तो अशोका जो एम्परर थे वो कन्वर्ट हुए थे बुद्धिज्म में, और एक BR अम्बेडकर हुए थे। कब हुए थे? 1956 नागपुर में। ये 3 पॉइंट्स रट लो। ये क्या है? न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है। ठीक है, ऑनलाइन गैम्बलिंग एंड ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस हैव बीन बैंड इन तमिलनाडु। ये ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन सी स्टेट, विच स्टेट हैज बैंड ऑनलाइन गैम्बलिंग? तमिलनाडु। ठीक है, रम्मी, पोकर, ये सब पे बैन लगा दे तो क्या करे? इसके लिए ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। ऑर्डिनेंस मतलब जब सेशन में नहीं है लेजिस्लेचर, तो लॉ कौन बनाएगा? लेजिस्लेचर ही लॉ बनाती है ना, लेजिस्लेचर तो है नहीं, बैठी नहीं है भाई, सेशन नहीं चल रहा है, बट लॉ चाहिए, अर्जेंसी भी तो हो सकती है ना। तो उसके अंदर ये लॉ किसके थ्रू बनाते हैं? गवर्नर के थ्रू, और उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक है, ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस निकलवाना चाहते हैं, गवर्नर के थ्रू लॉ बनाना चाहते हैं, पर गवर्नर इनकी बात मान नहीं रहा है। ठीक है, वो भी हम इशू पढ़ेंगे आगे आगे कि गवर्नर तमिलनाडु का, केरला के गवर्नर्स इनकी बात ही नहीं मान रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी स्टेट करे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर एक जो और टॉपिक बहुत ज्यादा पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो ये है कि भाई मद्रास हाईकोर्ट के जज ने जो कमेटी बनी थी, उन्होंने रेकमेंड किया, के चंद्रू जो मद्रास हाईकोर्ट के
रिटायर्ड जज है, फॉर्मर मतलब पहले हुआ करते थे, उनकी कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि जो ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस या गैम्बलिंग है उसको बैन कर देना चाहिए, और उसी को मानते हुए इन्होंने ये किया है। द लॉ वॉज फॉर्मुलेटेड आफ्टर, अब यहाँ पर एक और है बैकग्राउंड के अंदर, मद्रास हाईकोर्ट ने 2021 के अंदर ऑनलाइन गेमिंग का जो बैन लगाया था वो स्ट्रक डाउन कर दिया था कि भाई ऑनलाइन गेमिंग आप बैन नहीं कर सकते हो। द कोर्ट हेल्ड दैट अ ब्लैंकेट बैन ऑन गेम्स ऑफ स्किल फेल फाउल ऑफ आर्टिकल 1G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हेल्ड किया था। तो यहाँ से हमें क्या क्या चीजें याद करनी है? नंबर 1, ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑनलाइन गेम्स ऑफ चांस जो है वो कौन सी स्टेट बैन करने का सोच रहे? तमिलनाडु। ठीक है, क्या करने का ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं, याद कर सकते हो तो बढ़िया, नहीं तो ये थर्ड पॉइंट कि के चंद्रू जो मद्रास हाईकोर्ट के फॉर्मर जज है, उनकी कमेटी ने रेकमेंड किया था कि आप ऐसा करो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहले ये ब्लैंकेट बैन का मतलब क्या होता है? सारी ऑनलाइन गेम्स पे बैन कर देना, वो करा था तमिलनाडु ने, जो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट राइट। ओके, a healthy man is obliged to provide through legal means even by physical labor for his wife and minor children. अंजू गर्ग वर्सेस दीपक कुमार गर्ग। अब यहाँ पे पति काम नहीं करने को राजी था, तो कोर्ट ने बोला कि भैया चाहे तुम लेबर का काम करो, ठीक है, अपने बच्चे और बीवी को तुम्हें संभालना पड़ेगा। कौन सी जजमेंट है? अंजू गर्ग वर्सेस दीपक कुमार गर्ग। Okay, the Moscow court ordered the seizure of Memorial's Moscow headquarters. अब मेमोरियल क्या है? मेमोरियल को मिला है नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, अब इसका क्या किया? सीजर, इसको बंद करवा दिया, क्योंकि इनको मतलब ये बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते हैं, ठीक है, ये सब करते हैं, तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेमोरियल को मिला है नोबेल पीस प्राइज, ये रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और मॉस्को ने इसको कर दिया है बंद। ठीक है, तो उसका ऑर्डर कर दिया है कि ये बिकम स्टेट प्रॉपर्टी बन जाएगी। इट वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज अलोंग विद जेल बेलारूसियन एक्टिविस्ट एलास बेलियास्टिकी एंड यूक्रेन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ठीक है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए बस कि मेमोरियल जो है रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है, इसको नोबेल पीस प्राइज मिला है, और रशिया ने जो है इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो सीज कर दिया, और क्या कहा है कि अब ये हमारी प्रॉपर्टी है। 66 children died in Gambia, West Africa nation. This is very important. यहाँ से MCQ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इंडियन दिल्ली की फर्म है ये कौन सी है? मेडन फार्मास्यूटिकल्स इन इंडिया, ये याद करना पड़ेगा आपको। तो इन्होंने सिरप के अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड कर दिए जिसकी वजह से बच्चों की किडनी फेल हो गई, और 66 चिल्ड्रन इन गैम्बिया दे डाइड। यस, कफ सिरप था। तो हमें क्या याद रखना है? मेडन फार्मास्यूटिकल्स इंडिया की कंपनी ने कफ सिरप बनाया जिसके अंदर कुछ ऐसा डाला कि बच्चों की किडनीज जो थी वो खराब हो गई, एंड ये कहाँ पे हुआ है? गैम्बिया में, और बच्चों की डेथ हो गई। Supreme Court ruled that the single and unmarried women with pregnancies between 20 and 24 weeks are entitled to access the same safe and legal abortion care as a married woman. जजमेंट का नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जजमेंट का नाम। ये जजमेंट आप रख लेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या नाम है जजमेंट का? एक्स वर्सेस द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अनदर। तो इसको याद कर लो कि अब यहाँ पर क्या है। तो पहले क्या था? 20 to 24 वीक्स अगर लेडी प्रेग्नेंट है और उसको अबॉर्शन करवाना है, तो लगता था कि सिर्फ मैरिड वुमेन जो है, मतलब जिसका पति है, वो ही करवा सकती है अबॉर्शन, बाकी नहीं। अगर पति नहीं है, चाहे पति नो पति, देन नो अबॉर्शन। तो कोर्ट ने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो मैरिड है चाहे सिंगल है, जो भी है, अनमैरिड सिंगल जो भी है, 20 to 24 वीक्स में जितना हक एक मैरिड वुमेन का है अबॉर्शन करवाने का, उतना ही एक अनमैरिड और सिंगल वुमेन का भी। यही सिंपल लैंग्वेज में हमारे कोर्ट ने समझा दिया है। तो अब यहाँ से और क्वेश्चन हमारे क्या बन सकते हैं कि भैया कौन सा लॉ है जो हमारे अबॉर्शन को मतलब अबॉर्शन से डील करता है, अबॉर्शन लीगल है या इलीगल है। सबसे पहले तो सेक्शन 312 to 318 ऑफ आईपीसी जो है वो अबॉर्शन को इलीगल डिक्लेयर करते हैं। अबॉर्शन का मतलब क्या होता है? पेट में बच्चा है, माँ के पेट में बच्चा है, उसको मार देना, उसको खत्म कर देना, दैट इज व्हाट इज अबॉर्शन, अबॉर्ट। ठीक है, बट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट 1971, ये याद रखना है, ये याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये जो है जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, ये बताते हैं कि किन किन सिचुएशन में अबॉर्शन करना इज नॉट इलीगल। ठीक है ना, किन किन सिचुएशन में इट इज नॉट अ क्राइम। अब देखो यार, अबॉर्शन करवाना तब जरूरी है अगर मदर ही मर जाएगी, ठीक है ना, अगर प्रेगनेंसी ऐसी है कि बच्चा जो है उसको कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कुछ सिचुएशंस में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि इतने से इतने वीक की प्रेगनेंसी है, तो प्रोसीजर भी डिफाइन किया हुआ है कि इतने डॉक्टर्स बैठकर डिसाइड करेंगे। तो ये हमें पता होना चाहिए यहाँ पे है, यहाँ पर
इलीगल है, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिक्लेयरिंग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसको पीएफआई भी बोलते हैं, उसको किसने बैन किया? यूनियन होम मिनिस्टर ने, यूनियन होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। नंबर 1 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया? नंबर 2 किसने बैन किया? ठीक है, उसके साथ साथ उसकी 8 फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बैन हुई, उन सबके नाम, यस। स्टूडेंट विंग भी बैन हुआ उनका, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया एज। अब इनको यहाँ पे नंबर 1 किसने बैन किया, किसको बैन किया? 8 फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस उनकी बैन करी। स्टूडेंट विंग कौन सा? चारों पॉइंट्स हमें रटे होने चाहिए। 5वीं चीज क्या बोला? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए के अंदर उनको अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर करा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर यूएपीए, कितने सालों के लिए? 5 इयर्स। यहां से क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, पूरा पॉइंटर, पूरा पैराग्राफ में से पॉइंटर्स बन जाएंगे, ओके। द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई, जो कि इनका पॉलिटिकल विंग है, वो बैन नहीं हुआ। स्टूडेंट विंग जो कि है वो बैन हो गया, बट जो पॉलिटिकल विंग है वो बैन नहीं हुआ, ठीक है। वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। एसडीपीआई जो थी 2009 में फॉर्म हुई थी फॉर द एडवांसमेंट एंड यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ ऑल सिटीजनरी इंक्लूडिंग, तो ये इसका बेसिकली ये फॉर्म क्यों हुई थी? माइनॉरिटीज की राइट्स के लिए लड़ेंगे, इसके लिए फॉर्म हुई थी, ठीक है। द ऑपरेशन कोड नेम्ड ऑक्टोपस, कौन सा कोड नेम? ऑक्टोपस, ठीक है। वॉज केप्ट अंडर रैप्स विद द आईबी डायरेक्टर तपन कुमार डेका एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल मॉनिटरिंग द सिचुएशन फ्रॉम सितंबर 21 फ्रॉम अ कंट्रोल रूम। यार अब जो पीएफआई के ऊपर बैन लगाया उसका ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ऑक्टोपस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है। द पीएफआई कब फाउंड करी गई? 2006 के अंदर फाउंड करी गई थी। इसको मर्ज करा गया था, मतलब कुछ ग्रुप्स इकट्ठे करे गए थे। कौन कौन से ग्रुप्स इकट्ठे करे गए थे? ये सारे, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला, द कर्नाटका फोरम ऑफ डिग्निटी एंड मनीथा निथि पासाराई इन तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। पीएफआई में से क्वेश्चन आना बहुत ही जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट डिस्क्राइब इटसेल्फ एज अ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो माइनॉरिटीज के लिए लड़ रही थी। ये पीएफआई का है, तो हमें क्या रखना है? ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या है? इनको पकड़ने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि टेरर एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऑक्टोपस ऑपरेशन हुआ, नंबर 1। नंबर 2 इनका सारा जो ये डाटा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हुई कि देखो यार इसको बैन कर दिया, तो इसकी पॉलिटिकल विंग क्यों नहीं बैन हुई? तो क्या ईसीआई के पास पावर है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर कर दे या फिर बैन कर दे? द ईसीआई इज लार्जली पावरलेस। ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया is largely powerless to deregister active political parties, leave alone recommending a ban। वो कहते हैं वो तो deregister नहीं कर सकती, बैन कहां से करेगी? ये बोल रहे हैं वो। A case between Indian National Congress and the Institute of Social Welfare in 2002, the Supreme Court, LLM वाले बच्चे जितने भी हैं वो ये जजमेंट पढ़ ले, ठीक है, held that the ECI can deregister a party if the registration is obtained fraudulently, if there is alteration in original name, where a deregistration without even an inquiry is an imperative। अब यार यहाँ पे कुछ situations दी हुई, तो हमें क्या याद रखना है कि कब कब कुछ situations में ECI जो है वो deregister कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी को, और वो कौन सी जजमेंट है ये हम सब याद रख लेंगे इतना, ठीक है। द असम गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड नॉट टू एक्सटेंड द टर्म ऑफ मेंबर्स हु वर अपॉइंटेड फॉर additional foreign tribunals that were set up primarily to handle cases related to National Register of Citizens, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चीज याद रखनी है कि असम के अंदर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल सेटअप किए गए थे। अब असम क्या बनेंगे हमारे नोट्स? असम, ठीक है, फॉरेन ट्रिब्यूनल, ठीक है, फिर एनआरसी, ये बन गए। अब ये है क्या? एनआरसी क्या है? फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, मतलब सिटीजन्स का नेशनल रजिस्टर। जैसे मैडम अटेंडेंस लेती है ना क्लास में, भाई तुम प्रेजेंट हो, वैसे ही सिटीजन्स का, जो इस देश के नागरिक है, उनका रजिस्टर, ठीक है। अ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल और एफटी इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, मतलब वो कुछ फंक्शंस करती है जुडिशरी वाले, और मतलब केसेस को डिसाइड करना, और कुछ और भी फंक्शंस करती है। फुल फ्लेज्ड जुडिशियल फंक्शंस नहीं है इसके, ठीक है। एंड अ मेंबर इज अ डेजिग्नेशन सिमिलर टू अ जज, ठीक है। Practicing lawyers and retired civil judges and judicial officers were appointed as members of the additional FT soon after the completion of NRC। NRC के अंदर ये देखा गया कि भाई तुम इंडियन सिटीजन हो भी या नहीं, कि इधर उधर से आकर इलीगली यहाँ पे सेट तो नहीं हो गया। तो ये कब हुआ? 2019 के अंदर पब्लिश हुआ था असम के लिए स्पेशली। तो हमें क्या यहाँ से याद करना है? पहले तो एनआरसी की फुल फॉर्म, ठीक है, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स क्या है? एनआरसी। अब देखो
किसी को बाहर निकाल दे कि भाई तुम नहीं हो इंडियन, अब वो कहीं तो जाएगा ना बताने की नहीं नहीं मैं इंडियन हूँ, ये देखो, है ना। तो उसके लिए फॉरेन ट्राइब्यूनल्स बने और ये रजिस्टर कब पब्लिश हुआ था सामने 2019 के अंदर, ठीक है। द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री एडवाइज न्यूज वेबसाइट्स, OTT platforms and private TV channels to refrain from publishing or broadcasting advertisements of online betting platforms or any surrogate product depicting them, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री ने, नंबर 1 ये क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री ने, नंबर 2 किस किस को, नंबर 3 किस चीज के लिए, ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स। जब हमारा T20 वर्ल्ड कप चल रहा था हम देख रहे थे ना, तो बेटिंग प्लेटफॉर्म्स कितने सारे दिखाए हुए थे, ठीक है। कितने सारे बेटिंग प्लेटफॉर्म्स थे वो बैन कर दिए। कहाँ कहाँ पे, वेबसाइट्स पे, न्यूज वेबसाइट्स, OTT प्लेटफॉर्म, प्राइवेट टीवी चैनल, सबको कह दे कि नहीं करोगे तुम, ठीक है, दिस इज नॉट राइट, तो तुम एडवर्टाइज नहीं कर सकते, ठीक है। मीडिएशन बिल 2021 आया। मीडिएशन बिल बहुत ही ज्यादा चर्चा में, इतने सारे एडिटोरियल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो पता होना चाहिए क्या हो रहा है। तो मीडिएशन बिल क्यों लेकर आना, मतलब क्यों लेकर आए, क्या पड़ी थी इनको, इसलिए क्योंकि हमने सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन जो है वो साइन किया हुआ है और वो कहता है कि भैया तुम्हारा लॉ होना चाहिए, एक लॉ होना चाहिए जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मीडिएशन से डील करे, तभी हमें लेकर आना है। तो नंबर 1 पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि हमने, इंडिया ने, मतलब हमने सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन जो है वो साइन किया हुआ है और उसको क्या बोला जाता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट अग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन। और इसके अंदर बोला हुआ है कि जो जो साइन करके गया है भैया उसको अपने घर जाकर क्या करना पड़ेगा, लॉ बनाना पड़ेगा मीडिएशन पे। तो अब इंडिया बना रहा है लॉ मीडिएशन पे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मीडिएशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मीडिएशन का मतलब जैसे तुम दोनों, ठीक है, भाई बहन होते हैं ना, घर में लड़ पड़ते हैं तो मम्मी पापा क्या करते हैं, बैठते हैं, समझाते हैं एक को दूसरे को, है ना, और फिर तुम्हारा मतलब सही करते हैं सेटिंग कि मान लो तुम खुराफाती इंसान हो, तुम क्या करते हो, अपने बहन की चॉकलेट पकड़कर खा जाते हो, ठीक है ना। अब मम्मी ने बोल दिया कि बेटा ऐसा नहीं करना है, ठीक है, प्यार से समझाया, बहन को भी भाई को भी, दोनों मिलजुल कर रहने लग गए। तो ये होती है मीडिएशन, जब एक जना बैठता है और 2-3 लोगों को समझाता है कि अच्छा ठीक है, एक टेबल पे बात करना और एक पॉइंट पे सेटल करवाना चीजों को, या एक से ज्यादा, जो भी, समझ गए ना। मीडिएशन क्या होती है, जो मम्मी करती है बच्चों के बीच में, ओके। अब नंबर 2 यहाँ पर क्या हुआ, वो कहते हैं कि मीडिएशन जो है ये मैंडेटरी है बिफोर लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब जो कोर्ट में केस होता है उसको लिटिगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो कोर्ट में जाने से पहले मीडिएशन करवानी पड़ेगी। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि क्या पता चीजें टेबल पर ही डिसाइड हो जाए, इतनी डिटेल में ना जाना पड़े, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पर ये जो मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी है कि कोर्ट में जाने से पहले मीडिएशन में जाना पड़ेगा, ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम लग रही है। तो हमें क्या रखना है, सबसे पहले तो क्यों बना रहे हैं। नंबर 2 हमें याद रखना है कि मैंडेटरी प्री लिटिगेशन, मैंडेटरी मीडिएशन बिफोर लिटिगेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बिल के अंदर इन्होंने ये भी बोला है कि अच्छा अगर बहुत ज्यादा अर्जेंट है ना तो तुम बिना मीडिएशन के भी जा सकते हो, बट वो कुछ केसेस के अंदर ही जा सकते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, दूसरी तो प्रॉब्लम नहीं है, वैसे अच्छी बात ही है। दूसरी ये क्या कह रहे हैं, मीडिएशन सेटलमेंट अग्रीमेंट साइन होगा, मतलब अगर डिसाइड हो गया कोई चीज कि ठीक है ये चीज, इस चीज पर हम बात मान लेते हैं, मान लो एक हस्बैंड और वाइफ है, उनको डाइवोर्स चाहिए, ठीक है, वो कोर्ट में जाना चाहते थे, उनको डाइवोर्स, वो कहते हैं कि ठीक है हम लोग कंटेस्ट नहीं करेंगे, मतलब कोर्ट पे नहीं जाएंगे, बट हम यहाँ पर ही ये डिसाइड कर रहे हैं कि इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, ये डिसाइड हो गया, या फिर हम साथ में रह लेंगे, हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, या फिर किसी का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, वो कह रहा था कि भाई हमारी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, आधी आधी होनी चाहिए। अब वो एक बंदा था, वो कहता है नहीं मेरे को तो इतना पार्ट चाहिए और इसको इतना दे दो, ये तो गलत है। बट मीडिएटर बहुत ही अच्छा था, उसने आधी आधी करवा दी कि आधी तेरी आधी इसकी, ठीक है। अब इसके ऊपर अग्रीमेंट तो साइन होगा ना कल को, नहीं तो दोबारा वो खड़ा हो जाएगा कि नहीं मुझे ये चाहिए। तो वो अग्रीमेंट वो कहते हैं कि रजिस्टर करवा सकते हैं और उसको क्या बोलेंगे, मीडिएशन सेटलमेंट अग्रीमेंट, नोट कर लो इसको। एंड ये विद इन 90 डेज जो है, विद इन 90 डेज टू इंश्योर रजिस्टर्ड विद द स्टेट डिस्ट्रिक्ट तालुक लीगल अथॉरिटीज विद इन 90 डेज, ठीक है ना, जब डिसाइड हो उसके विद इन 90 डेज आप रजिस्टर करवा सकते हो। मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी बनेगी जो सारे रूल्स और वगैरह निकालेगी। ये जो मीडिएशन है इसके रूल्स कौन बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बनाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, ये जो बिल है ये कहता है कि जो मीडिएशन है उस जो मतलब अग्रीमेंट है, जो सेटलमेंट है, उसको ये डिक्री ऑफ कोर्ट, जजमेंट ऑफ कोर्ट बोलेंगे कि कोर्ट की जजमेंट जितनी वैलिडिटी है उसकी। बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो सिंगापुर कन्वेंशन है वो डिक्रीज और जजमेंट्स को अप्लाई नहीं करता, तो ये प्रॉब्लम है। अब इसमें हमें क्या रखना है, मीडिएशन का बिल आ रहा है, ठीक है, मतलब बिल का मतलब प्रपोजल है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो कहते हैं भाई मीडिएशन होगी इससे पहले कि आप लिटिगेशन के लिए जाओ, तो मैंडेटरी मीडिएशन बिफोर लिटिगेशन, ये बोल रहे हैं हम। नंबर 2
नंबर 3, अग्रीमेंट 90 डेज के विद इन आप रजिस्टर करवा सकते हो, उसको क्या बोल रहे हैं, मीडिएशन सेटलमेंट अग्रीमेंट। नंबर 4 हो गया, मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया आएगी। नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रूल्स बनाएंगे। नंबर 6, जो ये सेटलमेंट है इसको क्या बोलेंगे, जजमेंट ऑफ कोर्ट जितनी वैल्यू होगी इसकी। बट इसमें प्रॉब्लम भी है कि जो सिंगापुर कन्वेंशन है वो फिर अप्लाई नहीं करेगा इसको, राइट। अब India is severely lagging in ensuring that 5% of coal used in thermal plants was mixed with biomass despite guidelines mandating them to do so. अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखो यार, इंडिया में स्टबल बर्निंग होती है तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी इतना पॉल्यूशन हो जाता है, स्मॉग हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा लगता है धुआं ही धुआं, जैसे मूवी की शूटिंग चल रही है बस पास पास में ही दिखता है। यस, ऐसा हो जाता है, इतना पॉल्यूशन हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला जलाना तो है ही है, ठीक है, तो इसको जो स्टबल क्या होता है, जैसे ये क्रॉप है, क्रॉप काट दी ऊपर से, ये बच गया, ये बच गया, ठीक है। अब फार्मर्स क्या करते हैं, इसको आग लगा देते हैं। वो कहते हैं नहीं, बर्न नहीं करना, इसको काटो, ठीक है, इसको इकट्ठा करो, प्रोसेस होता है उसको वो इकट्ठा करेंगे और इसको थर्मल पावर प्लांट में जलाओ। थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, जहां पर कोल के यूज कर इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो कोल को भी बर्न करते हैं, हीट जनरेट होती है, देयरफॉर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कॉन्सेप्ट यही है। तो वहां पे कोल के साथ साथ वो कहते हैं 5% बायोमास, मतलब ये जो चीजें हैं इनको आप बर्न करो, जो ये स्टबल और ये क्रॉप का बचा कुछ है, ठीक है। वो कहते हैं कि हम सिवियरली लैक करें, हमें क्या लगता है कि क्या है कि 5%, पावर मिनिस्ट्री ने बोला है कि 5% जो है थर्मल पावर प्लांट के अंदर कोल के साथ क्या डालना है, बायोमास डालना है। क्या डालना है, बायोमास, ठीक है। उसके बाद गवर्नर, देखो यार, गवर्नर के तो बहुत ही इश्यूज हैं। तमिलनाडु का गवर्नर हो गया, केरला का गवर्नर हो गया, इन सब के साथ इश्यूज चल रहे हैं। अब क्या चल रहे हैं, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोसीजर ऐसा है कि एक लॉ जो पास होता है वो कब पास होता है, वो लॉ जो बिल है वो लॉ कब बनता है, बिल लॉ तब बनता है जब गवर्नर अपना एसेंट दे देता है। एसेंट का मतलब अप्रूवल, ठीक है। अब गवर्नर अगर एसेंट नहीं देगा तो लॉ नहीं बनेगा। अब गवर्नर जो है ना कुछ चीजों पे बैठ गए हैं, क्या कर रहा है, कुर्सी के नीचे अपने बिल रखकर बैठ गए, कुछ भी डिसाइड नहीं कर रहे। तो केरला एंड तमिलनाडु, इन तमिलनाडु द गवर्नर फॉरवर्डेड द बिल फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम नीट। अब तमिलनाडु वाले क्या कहते हैं कि देखो यार, जो नीट का एग्जाम है ना वो बहुत ही मतलब हमारे बच्चे नहीं देंगे क्योंकि इंग्लिश बेस्ड एग्जाम है, नंबर 1। नंबर 2, उसके लिए ट्यूशंस रखने की जरूरत पड़ती है। जो पुअर बच्चे हैं वो कैसे करेंगे, ट्यूशंस कैसे रखेंगे, तो 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होनी चाहिए। तो हमारे बच्चे, मतलब हमारे तमिलनाडु वाले बच्चे तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजेस के लिए नीट नहीं देंगे। तो अब गवर्नर जो है उन्होंने ये बिल एसेंट नहीं दिया। केरला की सिचुएशन में वो क्या कहते हैं, केरला वाले लोकायुक्ता बिल, लोकायुक्ता के अंदर क्या है, करप्शन, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, पॉलिटिशियंस ये सब करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो लोकायुक्ता जो है वो एक्शन ले सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया केरला वालों ने कि अगर हमारा सीएम इन्वॉल्व है तो अप्रोप्रिएट बॉडी गवर्नर नहीं होगी, मतलब अगर सीएम करप्शन कर रहा है तो और पकड़ा, मतलब प्रूफ भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लोकायुक्ता कहते हैं कि हाँ भाई ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो देखने वाली कौन सी अप्रोप्रिएट बॉडी कौन सी होगी, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो है गवर्नर नहीं होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, ठीक है ना। तो केरला वाले ने ये पकड़ा हुआ है और वाइस चांसलर रिलेटेड बिल भी एक पकड़ा हुआ है, वीसी वाला भी समझ लो यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली जो गवर्नर होता है वो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज होता है, ठीक है, और जो चांसलर होता है वो अपॉइंट करता है, वाइस चांसलर तो मतलब गवर्नर ही वाइस चांसलर अपॉइंट करता है, ठीक है ना। अब केरला वाले कहते हैं हम नहीं चाहते कि गवर्नर अपॉइंट करे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट बिल्स लेकर आ रहे हैं। वन ऑफ द बिल्स जो रिसेंटली वो लोग लेकर आए हैं कि हम रिनाउंड बंदे को चांसलर बनाना चाहते हैं, रिनाउंड, ठीक है, रिनाउंड मतलब जो अकेडमिक और ये सब है, तो वो भी ये मान नहीं रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सर्टेन ऑप्शंस फॉर द गवर्नर, कि गवर्नर क्या करे बिल के साथ, ठीक है, आर्टिकल 200 बताता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु और केरला वाले को इश्यूज है वो याद ऐसे कर लो, तमिलनाडु नीट वाले इशू पे बैठा है, केरला जो है लोकायुक्ता वाले पे बैठा है और वाइस चांसलर पे बैठे है। वैसे एक बात बताऊं, तमिलनाडु भी वाइस चांसलर वाले इशू पे बैठ गया है अब अक्टूबर में। अब यहाँ पे आर्टिकल 200 क्या कहते हैं कि यार देखो, या तो एसेंट दे दो, मतलब हाँ ठीक है मान गए, ठीक है, कैन सेंड बैक, ठीक है, असेंबली को सेंड बैक कर सकता है और कहता है कि तुम रिकंसिडर करो, बट अगर इस वाले केस में वापस भेजा और कहा रिकंसिडर करो, तो अगर इस बार वापस आ गया तो उसको अप्रूव करना पड़ेगा, एसेंट देना पड़ेगा। रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, कुछ केसेस में वो प्रेसिडेंट के लिए बिल रिजर्व कर सकता है, या फिर विद होल्ड एसेंट, मतलब कुछ भी ना करे, ना तो वापस भेजे ना प्रेसिडेंट को भेजे, कुछ नहीं बोले, बिल लेकर फाइल लेकर उस पर बैठ जाए कि मैं कुछ नहीं करूंगा। तो वो ये वो कहते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है जिसके अंदर गवर्नर को बोला गया है कि भैया तुम्हें अप्रूवल देना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 200 की ये सारी चीजें हमें याद।
Article 361 of the Constitution prohibits the court from initiating proceeding against a governor or the president for any act done in exercise of the power. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ सकता है, ये नोट कर लो. बट वो कहते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नर और प्रेसिडेंट अपने ऑफिशियल काम करते हैं, अपनी जो भी पावर्स यूज करते हैं, उसके अंदर जुडिशरी जो है एक्शन नहीं ले सकती, कोर्ट जो है वो एक्शन नहीं ले सकती. ठीक है, बट यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में हेल्ड किया था कि अगर वो अपनी अथॉरिटी का गलत यूज कर रहे हैं तो हम द इम्यूनिटी ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 361 क्लॉज 1 डज नॉट हाउएवर टेक अवे द पावर ऑफ द कोर्ट टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द एक्शन इंक्लूडिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ मतलब अगर वो गलत कर रहा है तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड कर लिया था कि भाई हम चेक कर सकते हैं, कोर्ट चेक कर सकता है. ठीक है ना, तो ये जजमेंट और ये आर्टिकल हम याद कर लेंगे. सुकापायका रिवर इन उड़ीसा क्यूटक डिस्ट्रिक्ट इज सेट टू बी रिजुविनेटेड. ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बोला, ईस्टर्न बेंच ने बोला कि भैया ये जो नदी है इसको वापस से लेके आया जाए. तो ये कौन सी नदी है? सूखा पाइका. ठीक है, सूखा पाइका. ठीक है, सूखा बढ़ गया था, अब सूखा पाइका रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है महानदी से नियर आयतपुर रिवर. ये हम याद कर लेंगे. इसको रिवाइव करा जा रहा है. इसको बंद क्या कब कर दिया था? वाटर रिसोर्सेज के जो इंजीनियर्स थे 1950s में, उन्होंने अपनी अकल लगाकर ये बंद कर दी थी. अब जरूरत क्यों पड़ गई वापस से? क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल जो है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, जो जमीन के अंदर पानी होता है वो कम हो रहा है. तो उससे रियलाइज हुआ गांव वालों को कि नदी वापस चाहिए, तो इसलिए एनजीटी ने ऑर्डर कर दिया है. अब ये जो नदी है रिवाइव होगी, उड़ीसा के अंदर है. क्या नाम है इसका? सुकापायका. और ये कहां से ओरिजिनेट होती है? कौन सी रिवर से? महानदी से. ठीक है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज आस्क्ड द उत्तराखंड गवर्नमेंट टू नॉट प्रोसीड विद पखरो टाइगर सफारी. अब पखरो टाइगर सफारी वाला क्या है हमें याद रखना है. पखरो टाइगर सफारी कहाँ पे बनी है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कौन सी स्टेट में? उत्तराखंड में. अब इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कांड कर दिया. क्या कांड किया इन्होंने ये कांड किया कि इनको परमिशन मिली थी 163 ट्रीज कट करने की, बट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जब सर्वे किया तो पता चला कि इन्होंने ये सफारी बनाने के लिए 6000 ट्रीज कट कर दिए. तो ये प्रॉब्लम है. तो एनजीटी वालों ने बोला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस सुनते हैं, उन्होंने बोला रुक जाओ, हमें देखने दो तुम कर रहे हो. तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है पखरो टाइगर सफारी, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से पता चला कि परमिशन तो 163 ट्रीज की थी और अब 6000 ट्रीज इन्होंने काट दिए हैं. और 5वां पॉइंट बनेगा, एनजीटी ने अभी इन सब चीजों पर रोक लगा दी है और वो कह रहे हैं कि अभी हम देखेंगे कि क्या करना है. सुप्रीम कोर्ट है सस्पेंडिंग द ऑपरेशन ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट डिस्चार्जिंग जीएन साई बाबा. तो जीएन साई बाबा, यार ये वाले क्वेश्चन बहुत फेमस हो गए कि किसको किस केस के अंदर पकड़ा है. तो प्रोफेसर साई बाबा को लगाया जा रहा है एंड 4 others being sentenced to life and another to 10 years under provision of UAPA. ठीक है ना, तो प्रोफेसर साई बाबा जो है उसको UAPA के अंदर पकड़ा गया है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ये कन्विक्शन था 10 years की जो अंदर डाला था, being sentenced to life and another to 10 years, तो इनको लाइफ सेंटेंस मिल गई थी. तो यहाँ से हम ये करते हैं, जो प्रोफेसर साई बाबा है इनको लाइफ सेंटेंस मिल गई थी. ठीक है, किसके अंदर? UAPA के अंदर, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, मतलब टेरर एलिमेंट था कुछ. तो ठीक है, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली. बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो है इसको हम सेट असाइड करते हैं, मतलब लाइफ इंप्रिजनमेंट नहीं, इनको फ्री कर दो. सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, इनको पकड़ लो. ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजरल लैप्स है. प्रोसीजरल लैप्स मतलब जो प्रोसीजर लॉ ने बोला हुआ है वो वैसे ढंग से फॉलो नहीं हुआ, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जो लाइफ सेंटेंस है उसको सेट असाइड कर रहे हैं हम. ठीक है, बॉम्बे सुप्रीम को कहता है कि मेरे पास पावर है प्रोसीजर लैब्स को साइड बाय करके मैं पकड़कर इनको अंदर डाल सकता हूं. तो यूएपीए के अंदर ये अंदर गए थे और कहा जाता है कि इनका मायोएस के साथ लिंक है. ठीक है, मायोएस के साथ लिंक है. कौन से केस में गए? मायोएस के साथ लिंक के केस में. 1976 जजमेंट स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस पूसू डज गिव द सुप्रीम कोर्ट पावर टू सस्पेंड एन एक्विटल. बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्विटल कर दिया था. एक्विटल का मतलब क्या होता है? फ्री, कि भैया नहीं प्रूव हो रहा कि इसने ये ऑफेंस कमिट किया है. ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेरे पास पावर है कि अगर प्रोसीजरल लैप्स है तो मैं उसको सेट असाइड करके कह सकता हूं कि नहीं भाई कन्विक्शन है. कन्विक्शन मतलब प्रूव हो गया कि हाँ इसने ऑफेंस कमिट किया है. तो प्रोफेसर साई बाबा का नाम आप याद रखेंगे. यूएपीए में अंदर गए, मायोएस के साथ लिंक थे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे डीयू के अंदर. ठीक है,
और अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वापस जेल में जाएंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की इनको सजा मिली यूएपीए के अंदर। चेयरिंग अ मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म हम याद रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने किसकी बात करी? वन पर्सन वन लैब अप्रोच की। वन पर्सन वन लैब। अब ये जो CSIR है, इसके साइंटिस्ट बड़े बड़े लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। वन पर्सन वन लैब अप्रोच क्या है? वुड रिक्वायर देम टू मेक एटलीस्ट 2 to 3 विजिट्स अ ईयर टू एन असाइन CSR लैब एंड कन्वे द सोसाइटी साइंटिफिक एक्सपेक्टेशन। वन पर्सन वन लैब, हर पर्सन को एक लैब दी जाएगी, ठीक है ना। 2 से 3 अल्टीमेटली हर लैब के बंदे होंगे और वो जाएंगे वहां पर साल में 1 ईयर में 2 to 3 टाइम्स और बताएंगे कि सोसाइटी की तुमसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि सोसाइटी जो चाहती है वो रिक्वायरमेंट इन लैब्स को पता लगती रहेगी। तो ये पीएम का आइडिया है, वन पर्सन वन लैब। द रिलीज ऑफ रिपोर्ट ऑफ अरुमुगा स्वामी कमीशन। यार अब देखो तमिलनाडु के 2 कमीशन चल रहे हैं, एक तो स्टरलाइट फायरिंग वाला और एक चल रहा है जो इनकी चीफ मिनिस्टर जयललिता की डेथ हुई उससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये जो कमीशन है अरुणमुगा स्वामी कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है, ये किसने सेटअप किया था? ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सेटअप किया था चीफ मिनिस्टर जयललिता, जो तब चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी, उनकी डेथ से रिलेटेड कि क्या ये डेथ नॉर्मल डेथ, नेचुरल डेथ थी या फिर इसके अंदर कुछ किसी का दिमाग लगा था और ये कोई मर्डर वाला टर्न तो नहीं था, इसलिए ये सेटअप करेगी। और इसने अब क्या कहा है? It found Miss Sasikala, Jayalalitha's Dr. S.V. Sivakumar, the then health minister and the then health secretary at fault. Yes. तो उसने बोला शशिकला डॉक्टर जिसने ट्रीटमेंट दिया उनको एट फॉल्ट पाया। द देन चीफ मिनिस्टर, ये हमें याद रखना है, पी रामा मोहना राव एंड 2 डॉक्टर्स ऑफ द हॉस्पिटल हु वर ट्रीटिंग जयललिता, इनको भी पाया गया कि हाँ भाई ये भी गड़बड़ी थी इनकी भी, ठीक है। प्रताप सी रेड्डी चेयरमैन ऑफ अपोलो हॉस्पिटल, इनको भी पाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स जो है हमें याद रखने हैं कि इन्होंने ये किया। और बेसिक क्वेश्चन जो आ सकता है कि अरुणमुगा स्वामी कमीशन किसके लिए अपॉइंट किया गया था, या जयललिता की डेथ को इंक्वायर करने के लिए कौन सा कमीशन कौन सा बिठाया गया था, उसके हेड कौन थे? अरुणमुगा स्वामी। DY Chandrachud, he has become the 50th Chief Justice of India, right? 50th Chief Justice धनंजय यशवंत चंद्रचूड as the 50th Chief Justice। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, DY की फुल फॉर्म हमें पता होनी चाहिए। 14th लॉन्गेस्ट टेन्योर रहेगा इनका, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हमारे बने हैं। इनके फादर का लॉन्गेस्ट टेन्योर था एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यस, एंड हिज नेम वाज YV चंद्रचूड। आई वुड से कि YV की भी फुल फॉर्म आप निकाल लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम याद करें DY की, कहीं YV आ गया तो पंगा हो जाएगा, राइट। तो YV की फुल फॉर्म जो कि इनके फादर एंड ही हैज बिकम द फर्स्ट सेकंड जनरेशनल, मतलब ऐसा हुआ है कि फादर और बेटा दोनों बन गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था? KN सिंह, द शॉर्टेस्ट स्टिंट, ठीक है, शॉर्टेस्ट उनका रहा। तो ये हमें याद रखना, लॉन्गेस्ट YV चंद्रचूड जो कि इनके फादर थे DY चंद्रचूड के, उनका रहा, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने और भी लिख दिया, बट हमें ये चीजें जो याद रखते हैं, 50th DY चंद्रचूड, DY की फुल फॉर्म, YV चंद्रचूड, YV की फुल फॉर्म, वो आप ढूंढ लेना। अब मेसर्स न्यू नोबल Educational Society and the Chief Commissioner of Income Tax and another, the Supreme Court held that any society, fund, trust or institution claiming to have been set up for the charitable purpose, charitable मतलब लोगों की भलाई करने के लिए, प्रॉफिटेबल नहीं है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं सेट हुआ है, लोगों की भलाई करेंगे, ठीक है। चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर कोई भी सोसाइटी, फंड, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूट सेट हुआ है फॉर एजुकेशन, शुड बी सोलली कंसर्न्ड विद एजुकेशन टू क्लेम एग्जाम्पशन, मतलब इनको इनकम टैक्स में ना एग्जाम्पशन मिलती है, कम पे कर दो ऐसा। वो कहते हैं कि अगर एजुकेशन का कोई ऐसा है तो उनका सोल पर्पस चैरिटेबल होना चाहिए, तभी एग्जाम्पशन मिलेगी, नहीं तो पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ेगा। अब प्यूटिन डिक्लेयर्स मार्शल लॉ इन नेक्स्ट रीजन्स ऑफ यूक्रेन। तो प्यूटिन ने क्या किया, रशिया ने क्या किया, 4 रीजन्स यूक्रेन के, डोनेस्क, खेरसन, लोहास्क, ज़ेपोरिज़िया, ये एक्वायर कर लिए थे। अब खेरसन तो वापस चला गया है यूक्रेन के पास, और ये क्या कहा रशिया ने कि ये अब हमारे हैं, ठीक है, ये अब हमारे हैं, और यहाँ पे अपना मार्शल लॉ, रशियन लॉ लगा दिया था इन्होंने, ठीक है। ये चारों रीजन्स का नाम हमें याद रखना है। चलेंगे, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पोज्ड अ ₹1337.76 करोड़ पेनल्टी ऑन गूगल। क्यों? CCI करता क्या है? कॉम्पिटिशन कमीशन कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 है, इससे डील करता है, टू चेक वेदर कंपनीज, स्पेशली लार्ज टेक कंपनीज, आर नॉट एलिमिनेटिंग हेल्दी कॉम्पिटिशन। मतलब ये नहीं है कि मोनोपोली का मतलब क्या होता है, अकेला,
ठीक है, अकेला मान लो मैं हूँ, सिर्फ मैं ही पढ़ा रही हूँ और कोई पढ़ा ही नहीं रहा लीगल करंट अफेयर्स, ऐसा तो नहीं है ना, तुम्हारे पास ऑप्शंस है, जिसका समझ में आता है तुम उसका पढ़ोगे, राइट। तो वैसे ही मोनोपोली होता है, अगर सिर्फ मैं और मैं ही पढ़ा रही हूँ और कोई ना पढ़ा रहा हो तो मैं जो मर्जी करूँ मेरे मन में है, वो नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिशन होना चाहिए ताकि कंज्यूमर जो तुम लोग हो उनके पास ऑप्शंस हो, राइट। इसके लिए कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया है और उसने गूगल पे लगा दिया इतना मोटा फाइन। क्यों लगाया है ये समझना जरूरी है। द फर्स्ट इज विद रिगार्ड टू द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ये समझना पड़ेगा कि गूगल पे 2 फाइन्स लगे हैं। कितने फाइन लगे हैं? 2। पहला वाला तो उनका एंड्रॉयड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओएस, जो कि इन्होंने 2005 में खरीद लिया था गूगल वालों ने, उससे रिलेटेड है। अब क्या है ये पढ़ना पड़ेगा। द फर्स्ट इज रिगार्डिंग द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। ऑल smartphones need an OS, that is operating system, to run applications and programs, and one of the most prominent OS is Android, which is acquired by Google in 2005। क्या कहने की कोशिश करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए एंड्रॉइड फोन्स को फंक्शन करने के लिए, सॉरी फोन्स को फंक्शन करने के लिए, नॉट एंड्रॉइड। एंड्रॉइड तो एक टाइप का हमारा OS हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्मार्टफोन्स को फंक्शन करवाने के लिए हमें OS की रिक्वायरमेंट होती है और मोस्ट प्रोमिनेंट एंड्रॉइड है जो कि गूगल ने 2005 में खरीद लिया था, ठीक है जी। Original equipment manufacturers or smartphone companies then use this OS and Google apps on their mobile phones. While the Android source code is openly accessible and covers the basic features of a smartphone, it does not include Google's proprietary applications. To use these applications, manufacturers have to enter into agreement with Google that govern their rights and obligations, such as Mobile Application Distribution Agreement, the Anti-Fragmentation Agreement, etc. The CCI held that through these restrictions in agreements, Google makes sure that the manufacturers who wish to use Google apps had to use Google version of Android. अब यहाँ पे ये बेसिक सिंपल मैं बताती हूँ, ठीक है। हमारी मम्मी है, ठीक है, उनको क्या चाहिए कि भाई यूट्यूब चल जाए, गूगल पे हमें कुछ ढूंढना है वो हम ढूंढ सके, है ना। मोस्टली गूगल की एप्लीकेशन ही यूज होती है अगर हम फोन कॉलिंग और मैसेज के बाद में देखें कि यूट्यूब देखना है, ये बेसिक है ना। अब अगर यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि ठीक है हमारा उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें गूगल के एप्लीकेशंस यूज करने हैं, ठीक है, तो तुम्हें हमारी सारी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। और उसके लिए हमारा ही एंड्रॉइड का वर्जन यूज करना पड़ेगा, हमारा ये करना पड़ेगा। तो कंपटीशन कमीशन कहते हैं ये तो बहुत ही गलत है, तुम दूसरे ब्राउजर्स को, मतलब तुम अपना मार्केट पे होल्ड बना रहे हो कि कोई और ब्राउजर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। ये बात समझ में आई, इसको एक बार खुद से पढ़कर देखना, समझ में आ जाएगा। कंपटीशन कमीशन ने एक और लगाया फाइन ₹936.44 करोड़ का। ये क्यों लगाया? प्ले स्टोर पॉलिसीज के लिए। प्ले स्टोर पॉलिसीज के लिए, वो तो ओएस के लिए था ना, एंड्रॉइड सिस्टम के लिए, ये प्ले स्टोर पॉलिसीज के लिए लगाया इनके ऊपर। ये क्या कह रहे हैं हम, अब ये क्या कहते हैं कि प्ले स्टोर में अगर अपना ऐप चढ़ाना है, ठीक है, गूगल पेमेंट सिस्टम यूज करना पड़ेगा, बट अगर ऐप के अंदर भी कोई अगर बाय करता है तो गूगल का पेमेंट सिस्टम यूज करना पड़ेगा। अब तुम कहोगे ठीक है यार करने दो यूज, बट वो परसेंटेज, मतलब अगर कोई पेमेंट कर रहा है, 100 रुपीज पे करे, 100 रुपीज का कुछ खरीदा, तो गूगल कह रहे हैं 16% इसका मैं रखूंगा, ठीक है, विच इज नॉट राइट, बिकॉज ऐसे भी एप्स हैं जो 2-3% में ये कर रहे हैं। तो वो कहते हैं दोबारा अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है गूगल, तो इसलिए गूगल को क्या बोल दिया कि ये तुम नहीं करोगे। द 11th वॉल्यूम ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी वॉल्यूम की रिपोर्ट सबमिट हुई है? 11th वॉल्यूम रिपोर्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी जो है वो सबमिट करी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। इसको हेड किसने किया था? अमित शाह ने हेड किया था। इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या बोला है कि हिंदी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs, IIMs इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट एंड रीजनल लैंग्वेज इन अदर पार्ट्स। मतलब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या तो हिंदी होना चाहिए जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, और रीजनल लैंग्वेज जहाँ पे रीजनल है, ठीक है, ये बोला गया है। द ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी इज अ स्टैट्यूटरी कमिटी, मतलब स्टैचू के अंदर दिया हुआ है। कौन से स्टैचू में? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंदर बोला हुआ है कि ये कमिटी होनी चाहिए। ड्यूटी टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन यूज ऑफ हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन, ठीक है, कितनी प्रोग्रेस बनी है, हिंदी कितना यूज होने लगी है, ये देखते हैं। और इसका जो ये रिकमेंडेशन देती है उसका मैंडेटरी करेक्टर है, मतलब प्रेसिडेंट को लगाना पड़ता है, ठीक है। 140 prisoners have walked free in Chhattisgarh after लोक अदालत, a first of its kind initiative anywhere in the country। अब यहाँ पे यार हमें छत्तीसगढ़ में एक लोक अदालत का इनिशिएटिव आया, वो क्या है? The adalats will be held every working Saturday and provide relief to under trials and in some cases convicted persons। under trials कौन होते हैं यहाँ पे? under trials मतलब अब देखो, पहले FIR हुई या
FIR हुई, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होता है, सारे सभी एविडेंस इकट्ठा करा जाता है, विटनेस से बात होती है, सारा केस का वो बनता है। उसके बाद चलो स्टार्ट होता है ट्रायल, ठीक है, चार्जेस फ्रेम होता है, ट्रायल स्टार्ट होता है, ठीक है, ये सब कुछ होता है। एंड उसके तो जो ट्रायल चल रहा है, मतलब अभी कोर्ट ने बताया नहीं कि भैया तुमने ऑफेंस कमिट किया है नहीं किया, ठीक है, अब क्या है, ट्रायल चल रहा है। तो अब ट्रायल चल रहा है तो उसको बोलेंगे अंडर ट्रायल, ठीक है। अब अंडर ट्रायल के साथ दो चीजें हो सकती है, या तो वो एक्विटल हो जाएगा, उसका एक्विटल मतलब भाई नहीं प्रूव हो पाया कि इसने ये ऑफेंस कमिट किया है, या फिर उसकी कन्विक्शन हो जाएगी। कन्विक्शन का मतलब कि भैया प्रूफ हो गया कि तुमने ये ऑफेंस कमिट किया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो लोक अदालत छत्तीसगढ़, ये कन्विक्टेड लोगों के लिए भी है, अंडर ट्रायल के लिए, ज्यादातर अंडर ट्रायल के लिए, ठीक है, बाय एक्सप्लेनिंग देयर राइट्स एंड लीगल ऑप्शंस सच एज प्ली बार्गेनिंग सेटलमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, उनको उनकी लीगल राइट्स बताई जाती है कि यार तुम ये कर सकते हो। मे बी कईयों को पता ही ना होगी कि यार हम बेल भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, लोगों को नहीं पता होता कि उनकी राइट्स भी हैं। या फिर एक ऑफेंस की सजा ही 10 ईयर्स है एंड वो 10 ईयर्स से जेल में बैठा, अभी प्रूव नहीं हुआ कि भाई ऑफेंस कमिट किया या नहीं, पर 10 साल से जेल में बैठा है, अब उसको तो बाहर आना ही पड़ेगा ना। अगर सजा भी हो जाती है, वो 10 साल की है, वो तो वो भुगत चुका ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सब वो समझाते हैं छत्तीसगढ़ में। तो लोक अदालत वाला सिस्टम वो अंडर ट्रायल्स और कन्विक्टेड लोगों के लिए कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, छत्तीसगढ़ में, इतना याद रखना है हमने। While hearing सोनाधर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये LLM वाले बच्चे क्लैट LLM के सारी जजमेंट्स पढ़ेंगे। यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि भैया ओवर क्राउडिंग, मतलब बहुत लोग हैं जेल में, जितनी होने चाहिए उससे बहुत बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी लेकर आओ। तो छत्तीसगढ़ वालों ने बोला हम लोक अदालत लगाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव करा, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर ट्रायल्स और छोटे छोटे जो पिटी ऑफेंसेस है, चोरी कर लिया, ये कर लिया, उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा सही रहता है, ठीक है। The Interpol unveiled the first ever metaverse specifically designed for law enforcement worldwide 90th तो यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट एवर मेटावर्स इंटरपोल इस बार इंडिया में हुई थी, इसकी मीटिंग 90th जनरल असेंबली जो है इसकी दिल्ली में हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये टूर ले सकते हैं जनरल सेक्रेटरीट का, ट्रेनिंग्स हो सकती है, तो ये है। श्रीलंका Supreme Court blocked the country's parliament from approving a bill that would have allowed the state to arbitrarily detain suspects for up to 2 years for de-radicalization. तो de-radicalization क्या होता है? Someone is being encouraged to develop extreme views or beliefs in support of terrorist groups and activities. ठीक है, radicalization मतलब terrorist groups और activities की तरफ उनका mind bend कर रहा है। तो वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा हो रहा होगा तो हम उसको डिटेन कर सकते हैं, सस्पेक्टेड पर्सन को, फॉर 2 years। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है कि क्या कर रहे थे, ये वाला पॉइंट याद करना है। श्रीलंका ऐसा कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है। Supreme Court directed the police and authorities to immediately and suo moto register cases against hate speech makers. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से केस में? शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार, हेट स्पीच क्या होते हैं, मतलब किसी की रिलीजन, कास्ट, इस सब के बेसिस पे तुम बोल रहे हो, ठीक है, ये हेट स्पीच है। अब कोर्ट क्या कहती है कि तुम ये वेट नहीं करोगे कोई आए और कंप्लेन करे, कोई FIR दर्ज करवाए, नहीं, तुम खुद के बेसिस के ऊपर भी एक्शन लोगे। सुओ मोटो मतलब खुद से एक्शन लेना, ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो ये किसमें बोला है और ये कौन सी स्टेट्स को स्पेसिफिक बोला है? ये सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में तो ये करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही सबसे ज्यादा हेट स्पीच के क्राइम्स हो रहे हैं। फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अगेंस्ट करप्शन के एलिगेशन से वो क्या कह रहे हैं कि इन्होंने ना, जो इनको गिफ्ट में वॉच मिली थी या चीजें मिली थी जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, वो इन्होंने बेच दी और पैसे खुद रख लिए, तो अब ये डिस्क्वालीफाई हो गया। ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड ही कैन नॉट इवन रन फॉर इलेक्शंस फॉर नेक्स्ट 5 years, ठीक है। और इनके ऊपर असैसिनेशन, इनको मारने की भी ट्राई करी गई थी, बट ये बच गए। सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ राजाश्री MS एज वाइस चांसलर ऑफ APJ अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी थिरुवनंतपुरम। यार अब यहाँ पे तुम्हें स्टोरी सुननी पड़ेगी। प्रोफेसर डॉक्टर श्रीजीत PS वर्सेस डॉक्टर राजाश्री MS, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। अब यहाँ पे वही बात आ जाती है। देखो यार, मैंने तुम्हें क्या बताया कि जो चांसलर है, कौन है? चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज गवर्नर है, ठीक है। और चांसलर जो है वो VC अपॉइंट करेगा, मतलब गवर्नर जो है वो VC अपॉइंट करेगा, वाइस चांसलर, ठीक है। अब जो स्टेट्स है वो नहीं चाहती कि गवर्नर अपॉइंट करे, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या क्लियरली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं गवर्नर की सारी पावर्स जो होती है। मतलब गवर्नर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को पसंद नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी और UGC के जो रेगुलेशंस थे वो फॉलो नहीं करे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंस तुमने UGC के रेगुलेशंस नहीं फॉलो करे, तो ये जो अपॉइंटमेंट है ये गलत है, इलीगल है, इसको रिमूव करो, ठीक है। वेदर द अपॉइंटमेंट ऑट टू बी मेड इन कंप्लायंस विद UGC रेगुलेशंस और यूनिवर्सिटी एक्ट 2015। अब यहाँ पे UGC का है जो ये सेंट्रल लॉ है, ठीक है,
और जो ये है, ठीक है, यूनिवर्सिटी एक्ट है, ये स्टेट लॉ है। तो ये क्वेश्चन आ गया कि अपॉइंटमेंट जो होगी वो सेंट्रल लॉ के अंदर होगी या स्टेट लॉ के अंदर होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेंट्रल लॉ इन दिस केस यूजीसी रेगुलेशंस वुड प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्टैट्यूट्स। वो कहते हैं जब दो लॉज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है तो सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा, मतलब अपॉइंटमेंट यूजीसी के रेगुलेशंस के अंडर होगी एंड अगर वो फॉलो नहीं किए गए हैं तो ये वॉइड है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने क्या करा, सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया और उसको क्या बोला, मेघ चक्र। सीबीआई ने क्या कंडक्ट किया, मेघ चक्र। ठीक है, ये क्या था, ऑनलाइन सर्कुलेशन हो रही थी चाइल्ड अब्यूजिव पोर्नोग्राफी मटेरियल की, उसके लिए, ठीक है ना। तो और एक और नवंबर 21 में लॉन्च किया था ऑपरेशन कार्बन। तो ऑपरेशन कार्बन और मेघ चक्र ये किसके लिए थे, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है ये सर्कुलेट हो रहा है उससे रिलेटेड सीबीआई ने ऑपरेशन स्टार्ट। 5 years ago in शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड स्टेट गवर्नमेंट टू फ्रेम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट केसेस ऑफ ऑनर किलिंग्स। ठीक है ना, ऑनर किलिंग्स प्रिवेंट करने के लिए किसमें, ये इंपॉर्टेंट है केस का नाम। ठीक है, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट इशूड डायरेक्शन टू सेट अप हेल्पलाइंस। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या करिए, ऑनर किलिंग्स क्या होती है कि भाई ये पर्सन जो है ये ब्राह्मण है और ये बी कास्ट का है, किसी भी कास्ट का है, ठीक है, तो वो ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मणों के साथ ही शादी करनी है, राजपूत के साथ नहीं करनी। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अब जो है एक मतलब बच्चे कर लेते हैं शादी, अब ऑनर के चक्कर में वो गला काट देते हैं लड़की का या लड़के का या दोनों का। तो वो कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र ने हेल्पलाइन सेट करी है ऐसे केसेस को रिपोर्ट करने के लिए। The Information and Broadcasting Ministry issued an advisory stating that no ministry or department of the government at the center, states and union territories and their associated entities should enter into broadcasting। मतलब कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं वो ब्रॉडकास्टिंग में नहीं एंटर कर सकते। ये किसने बोला, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी उनका कंटेंट है अगर उनको ब्रॉडकास्ट करना है वो प्रसार भारती से करेंगे। अगर वो अभी तक कुछ कंटेंट ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो 31 दिसंबर 2023 तक वो खत्म कर देंगे उसको। अब इससे किसको प्रॉब्लम हो रही है, और ये रिकमेंडेशन किसकी थी, ट्राई की रिकमेंडेशन थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल केस में भी ये रिकमेंड किया था। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब प्रॉब्लम है कि तमिलनाडु का कल्वी टीवी है, ठीक है, एंड असारू केबल है, बिसाइड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का आईपी टीवी है। ये इंपॉर्टेंट है। स्टरलाइट फायरिंग इंसिडेंट, अब ये भी तमिलनाडु का इंसिडेंट है। यहाँ पे वेदांता का कॉपर प्लांट था, ठीक है, वो लोकल लोगों ने बोला कि ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन करता है। वो प्रोटेस्ट पे बैठ गई, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई, पुलिस ने फायरिंग कर दी। तो गवर्नमेंट ने बिठाई एक कमिटी, ठीक है, और उनको बोला कि आप देखो किसके अंडर बिठाई थी, जस्टिस अरुणा जगाधीशन के अंदर, ठीक है ना। अरुणा मुग्गा स्वामी और अरुणा जगाधीशन दोनों अलग अलग है। अरुणा मुग्गा स्वामी इज फॉर जयललिता, अरुणा जगाधीशन इज फॉर फायरिंग वाला इंसिडेंट, ठीक है। तो उसके अंदर पाया गया कि जो आईएएस ऑफिसर एन वेंकटेश है उन्होंने मतलब गलत एक्शंस लिए। बेसिकली जो प्रोटेस्टर्स थे वो भाग रहे थे, मतलब चले गए थे वहां से, और फिर भी उनके ऊपर फायरिंग करेगी, विच इज नॉट राइट। Union Home Minister has cancelled the FCRA registration of 2 NGOs headed by Congress leader Sonia Gandhi। तो FCRA क्या है, FCRA की फुल फॉर्म है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या है, अगर फॉरेन से किसी एनजीओ को फंड्स चाहिए तो इट इज मैंडेटरी कि वो इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो फॉलो करे, इसके अंदर इनका लाइसेंस होना चाहिए। तो अगर वो कैंसिल हो गया है तो सोनिया गांधी की जो ये 2 एनजीओ है ये फॉरेन के फंड्स अब नहीं ले पाएंगे, इनएलिजिबल हैं। तो कौन कौन से एनजीओ है, राजीव गांधी फाउंडेशन है एक जो 1991 में फाउंड करी गई थी, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है जो 2000 के अंदर फाउंड करी गई थी। मर्डर्स इन केरला इन नेम ऑफ सैक्रिफाइस, तो ह्यूमन सैक्रिफाइस हो रहे हैं कहां पर, केरला के अंदर, जिसको विच क्राफ्ट केसेस भी कहते हैं, कि लोगों को मारा जा रहा है कि अच्छा तुम्हारे बेटा नहीं हो रहा, चलो एक बंदा मार दो तुम्हारे बेटा हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है, राइट। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है वो कह रहा है कि मैक्सिमम ऐसे केसेस छत्तीसगढ़ में आते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब लॉज, विच क्राफ्ट के लॉज के जो ये क्राइम है इससे रिलेटेड लॉज जो फर्स्ट स्टेट थी वो लेकर आई, बिहार लेकर आई पहले, और इन सभी स्टेट्स के अंदर भी लॉज है, बट फर्स्ट स्टेट कौन सी लेकर आई, बिहार, और रिसेंटली कर्नाटका इस चीज पर लॉ लेकर आई। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा था, हम क्या क्या चेंजेस लेकर आ सकते हैं सेशन में, ये जरूर कमेंट करके बताना। मैंने ट्राई करा है कि मैं स्टोरी फॉर्मेट में आपको सब कुछ समझा दूं एंड शॉर्ट से शॉर्ट रखूं, ठीक है ना, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो हम कवर कर लें। वन लाइनर्स करने का कोई फायदा नहीं है, आपको अराउंड 4 to 5 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करने पड़ेंगे, तभी आप पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। बाकी सारे जो सेशंस हैं वो आपके लिए हमने बिल्कुल फ्री के अंदर किए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ चाहिए तो अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो ahead and buy the PDF, and please be a true Lockearian and don't share it with anyone and ask everyone to buy these instead of getting it for free, because आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, and अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही कंटेंट बनाते रहे तो आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ।
ऑफ, प्लीज कमेंट कर देना कि आपको ये सीरीज कैसे लगती है, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। दैट्स इट, लॉगिरी साइनिंग ऑफ।